जम्मू कश्मीर में आतंक पर चौतरफा अटैक जारी है। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद भारत सरकार का बड़ा लक्ष्य आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना है। आतंकवाद को जड़ों से उखाड़ फेंकना है। इस कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आई, जिसे आतंक के इकोसिस्टम पर करारा प्रहार माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल बाहर कर दिया, जो लाभ तो सरकारी सेवा का ले रहे थे, लेकिन उनकी सहानुभूति आतंकियों से जुड़ी हुई थी। आतंक के इन सिंपैथाइजर्स की पहचान की गई, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए गए और तब जाकर एक्शन लिया गया। उन्हें सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। पहलगाम का हमला हो या फिर कोई और आतंकी वारदात, कई मामलों में ऐसा देखने को मिला है कि आतंकियों को ग्राउंड सपोर्ट वहां के कुछ स्थानीय लोगों से मिला। लोकल नेटवर्क की तरफ से छिप छिपाकर उन्हें हर जानकारी मुहैया करवाई गई। देश देख चुका है, ग्राउंड सपोर्ट के बिना पहलगाम जैसा हमला संभव ही नहीं। यही वजह है आतंक पर चौतरफा अटैक के एक्शन प्लान पर काम हो रहा है। किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त प्रदेश बनाना है। एक तरफ सेना के जवान एलओसी पर मुस्तैदी से डटे हैं। सीमा रेखा को लॉक करने के साथ अंदर लगातार आतंकियों की धरपकड़ जारी है। लगातार आतंकियों के साथ एनकाउंटर की भी खबरें आती रहती हैं। और इसी के साथ एनआईए के निशाने पर व्हाइट कॉलर टेररिस्ट भी हैं। ये वो लोग जो जम्मू कश्मीर में सम्मानित पेशे में रहते हुए आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। इस खुफिया नेटवर्क को तोड़ने के लिए एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। घाटी में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। ईडी का फोकस आतंकी फंडिंग पर है। नार्को टेरर लिंक पर ईडी लगातार चोट कर रही है, जिसका मकसद ड्रग्स की कमाई से आतंक का धंधा चलाने वाले लोगों की पहचान करना और उन्हें पकड़ना है। इसी के साथ एक बारीक काम जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कर रहा है। आतंकी सोच को समर्थन देने वाले ऐसे लोग जो सरकारी सिस्टम का हिस्सा हैं, उन्हें बाहर किया जा रहा है। ये लोग सीधे तौर पर तो आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन आतंक के इकोसिस्टम के फलने फूलने में मददगार साबित होते हैं। ये वो लोग होते हैं और इस तरीके से मदद करते हैं। ये इनका पैटर्न होता है। सरकारी सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से इन्हें तमाम तरह की सुविधाओं का लाभ मिलता है। कई संवेदनशील सूचनाओं तक इनकी पहुंच रहती है और ऐसे आतंक के समर्थकों की पहचान करना, उन्हें सिस्टम से बाहर करना, ये काम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल करते रहते हैं। घाटी में आतंकी इकोसिस्टम को तोड़ने में ये अहम भूमिका निभाता है। 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए सेना और सुरक्षा बलों के विशेष अभियानों से जुड़ी खबरों के बीच ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बड़ा एक्शन लिया। एक साथ 5 लोगों को सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया, जिसके बाद घाटी में हड़कंप मचा है। इस पर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। महबूबा मुफ्ती जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं को यह गलत लगता है, वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए? भारत सरकार के खिलाफ इन्हें काम करने दिया जाए? देश की सुरक्षा के साथ इन्हें खिलवाड़ करने दिया जाए? नहीं। जम्मू कश्मीर प्रशासन का यह एक्शन आतंक के पूरे सपोर्ट नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा का यह कदम सरकारी तंत्र के भीतर मौजूद आतंकी इकोसिस्टम को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। इन सभी 5 लोगों की भूमिका काफी संदिग्ध पाई गई। पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरा पुख्ता सबूत जुटाने के बाद ये सख्त कार्रवाई की गई। उन्हें सरकारी सेवा से बाहर कर दिया गया। निकाले गए कर्मचारियों में एक शिक्षक, एक लैब टेक्नीशियन, एक ड्राइवर, असिस्टेंट लाइनमैन और वन विभाग का एक फील्ड वर्कर शामिल है। 5 को संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत नौकरी से निकाला गया है और एक्शन औरों पर भी हो सकता है। ये नहीं चलेगा। भारत सरकार से पैसा लेते हैं और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के लिए काम करते हैं। देश के लोगों की खून कमाई का पैसा घाटी में खून बहाने में लगे, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? बताया जा रहा है कि ये सारे कर्मचारी लंबे समय से
आतंकी संगठनों और पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। सरकारी मशीनरी के भीतर रहकर राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहे थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्ष 2021 से अब तक 85 से अधिक ऐसे सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है जिनके आतंकवाद से संबंध सामने आए थे। पिछले 5 वर्षों में मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में आतंकी ढांचे को तोड़ने के लिए एक स्पष्ट रणनीति के तहत काम किया, जहां एक ओर आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, तो वहीं दूसरी ओर आतंक पीड़ित निर्दोष लोगों को रोजगार और सम्मान देने की पहल भी की गई। गिव एंड टेक में संतुलन वाली उनकी कार्यशैली ने समाज में सख्त और सीधा संदेश दिया, जो देश के साथ नहीं, देश उनके साथ नहीं। जो देश के साथ, देश उनके साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहता है। आतंकी सोच के समर्थकों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। चुन चुन कर उन्हें सिस्टम से बाहर किया जाएगा, यह तय कर दिया गया है। सरकारी नौकरी से निकाले गए इन कर्मचारियों में कौन कौन लोग हैं, वो क्या क्या काम कर रहे थे, आतंकियों के लिए कैसे खतरनाक काम कर रहे थे, ये भी जान लीजिए। इनमें से एक है मोहम्मद इश्तियाक, जो स्कूल शिक्षा विभाग में काम कर रहा था। 2013 में शिक्षक के रूप में इसकी नौकरी पक्की हो गई थी। इस पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने का आरोप है। ये लश्कर-ए-तैयबा कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब के संपर्क में था। इसको 2022 में डोडा में एक पुलिस अधिकारी की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। दूसरे नंबर पर है तारिक अहमद राह, जो एक लैब टेक्नीशियन था। इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह बहुत कम उम्र से ही आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रभाव में था। इसने साल 2005 में हिजबुल आतंकी अमीन बाबा के पाकिस्तान भागने में मदद की थी। तीसरे नंबर पर बशीर अहमद मीर का नाम है, जो पीएचई विभाग में असिस्टेंट लाइनमैन की नौकरी कर रहा था। साल 1996 में इसे सरकारी सेवा में नियमित किया गया। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये लश्कर-ए-तैयबा का एक्टिव ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW था। आतंकियों को गाइड करना, उन्हें लॉजिस्टिक सहायता और आश्रय प्रदान करना बशीर अहमद का मुख्य काम बताया जा रहा है। यह आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मूवमेंट भी शेयर किया करता था। चौथे नंबर पर है फारूक अहमद भट्ट, जो वन विभाग में फील्ड वर्कर के रूप में काम कर रहा था। इस पर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहने का आरोप है। यह हिजबुल से जुड़े एक पूर्व विधायक का निजी सहायक भी रहा। इसने लगातार आतंकी संगठन के लिए संपर्क और सहयोग की भूमिका निभाई। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद इसने आतंकी नेटवर्क से संबंध बनाए रखा। 5वें नंबर पर है मोहम्मद यूसुफ, जो स्वास्थ्य विभाग में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। इस पर पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी बशीर अहमद भट्ट के संपर्क में रहने का आरोप है। हिजबुल के आकाओं की तरफ से इसे हथियार, गोला बारूद की खरीद और धन पहुंचाने का काम सौंपा गया था। गांदरबल जिले में आतंकी फंडिंग और सप्लाई में भी इसकी भूमिका रही है। 20 जुलाई 2024 को पुलिस ने वाहन रोककर इसे गिरफ्तार किया था। इसके पास से पिस्तौल, गोला बारूद, एक ग्रेनेड और 5 लाख रुपए नगद बरामद हुए थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन का यह फैसला चर्चा में है। इसे आतंक के इकोसिस्टम पर करारा प्रहार माना जा रहा है। एक एक्शन प्लान जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार किया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त करने का लक्ष्य तय है। सरकारी नौकरी से आतंक के मददगारों को निकालने का फैसला उस दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। 8 जनवरी को एक हाई लेवल सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान उन्होंने सभी सुरक्षा बलों को मिशन मोड में आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर और आतंकी फंडिंग को निशाना बनाते हुए आतंकवाद विरोधी अभियानों को जारी रखने का निर्देश दिया था। इसके तहत
सुरक्षा बलों ने घाटी में मोर्चा संभाल रखा है। खासकर 26 जनवरी को देखते हुए सारा सिस्टम हाई अलर्ट पर है। सीमा पार से हो रही साजिशों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में हर जगह सुरक्षा घेरे को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का फायदा उठाकर आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सकें, इसके लिए सेना कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीमा पार से हो रही साजिशों के खुफिया इनपुट मिलने के बाद सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। अनंतनाग और कठुआ में हर संदिग्ध इलाके की तलाशी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर बनी हुई है। जो ये हालात हैं और बहुत शर्मसार कर देने वाली ये घटना है, जिस तरीके से ये बात सामने आई, इस विश्लेषण के जरिए हमने रखा। आप खाते देश का है, पैसा यहां से ले रहे हैं, सुविधा यहां से ले रहे हैं, लेकिन आप मदद दुश्मनों की कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। अरे ध्यान नहीं है तो ये क्या है प्रियंका? मुझे सच में नाराजगी हो रही है। आप खा रहे हैं हमारे देश का और गुणगान किसका कर रहे हैं, मदद किसकी कर रहे हैं? ऐसे लोगों का जो हमारे लोग निहत्थे लोगों का खून बहाते हैं। जी मनोज, बिल्कुल देखिए, ये सोच ही ऐसी हो चुकी है, इसको बदला नहीं जा सकता। आतंकी सोच की ही ये परिभाषा है जो आपने बताया। देखिए, अगर जो एक्शन भी देखा जाए तो अब इसका जो मतलब है वो सीधा सीधा ये मतलब है कि सरकारी नौकरी को अब ढाल नहीं बनाया जा सकता। और ऐसे कर्म देखिए, और आतंकवाद जो है वो सिर्फ बंदूक से नहीं चलता, उसे लॉजिस्टिक, अंदरूनी सपोर्ट और जानकारी ये सब चाहिए होता है। और अगर ऐसे कर्मचारियों पर जब एक्शन लिया जाता है तो उसका सीधा मतलब ये है कि आतंक के पूरे नेटवर्क पर प्रहार किया गया है। बिल्कुल, ये स्पष्ट नीति अब भारत ने अपनाई है कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई नहीं, चौतरफा कार्रवाई होगी और हर फ्रंट पर ऐसे संदिग्ध, ऐसे जो आतंक की सोच रखने वाले लोग देश में हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा। जी, अगली स्टोरी का रुख करते हैं। सोचिए जरा, अगर आपको एक शानदार पैकेज वाली नौकरी मिले लेकिन आपकी नींद छीन जाए, परिवार से बात का वक्त ना मिले और हर दिन लगे कि जिंदगी बस लैपटॉप की स्क्रीन में सिमट गई, तो क्या आप खुश रहेंगे? आज की जेनजी यही सवाल सबसे पहले पूछती है। ये वो पीढ़ी है जो नौकरी को जिंदगी का हिस्सा मानती है, पूरी जिंदगी नहीं। जेनजी के लिए जॉब सिर्फ सैलरी का जरिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां काम भी हो, सीख भी हो और सबसे जरूरी मानसिक सुकून भी बना रहे। इसलिए आज जेनजी जब नौकरी चुनती है तो सबसे पहले पूछती है, काम कितना है, सीखने को क्या मिलेगा और इन सब के बीच क्या मानसिक शांति हमें मिल पाएगी या नहीं। देखिए, रिपोर्ट साफ कहती है कि करीब आधी जेनजी नौकरी के ऑफर को आंकते वक्त पैसों से पहले ये देखती है कि काम और निजी जिंदगी में संतुलन रहेगा या नहीं। और जिन युवाओं को काम करते हुए 5 से 8 साल का अनुभव हो चुका है, वहां ये चाहत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे ये समझ भी पक्की होती जाती है कि सिर्फ कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। और ये जेनजी अच्छी तरह से समझ चुकी है। जेनजी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करती। हाल के अनुभव बताते हैं कि जेनजी के लिए सबसे बड़ा तनाव किसी बॉस की डांट या माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है। असली परेशानी तब होती है जब काम का बोझ इतना बढ़ जाए कि जिंदगी में सांस लेने की जगह ना बचे। करीब 1/3 युवा कहते हैं कि अगर काम और निजी जीवन का संतुलन बिगड़ता है तो उनका मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आपको याद होगा हाल की एक खबर, जहां एक महिला ने 14 घंटे काम करने के बाद रात के 3 बजे के आसपास मैसेज का जवाब नहीं दिया और उसे माफी इस पर मांगनी पड़ी। और यही वो माहौल है जिससे जेनजी खुद को दूर रखना चाहती है। जेनजी कहती है, हम मेहनत से भाग नहीं रहे, लेकिन हम जलकर राख बनना भी नहीं चाहते। हम काम करेंगे, पूरा करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर करेंगे। दोस्त, परिवार, खुद के लिए वक्त, ये सब भी उतना ही जरूरी है। अगर करियर ग्रोथ की बात को समझे तो देखिए, पिछली पीढ़ियों में तरक्की का मतलब क्या होता था? पदोन्नति, बड़ी कुर्सी और ज्यादा सैलरी। लेकिन जेनजी ने यहाँ भी सोच बदली है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 57% जेनजी करियर ग्रोथ को नई स्किल सीखने से जोड़कर देखती है, ना कि सिर्फ प्रमोशन से। यानी उनके लिए असली तरक्की ये है कि वो आज से ज्यादा काबिल कल बने। डिजिटल स्किल्स, एआई टूल्स, डेटा एनालिसिस, डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग। जेनजी लगातार खुद को अपस्किल कर रही है। वो जानती है कि एक ही जॉब या एक ही कंपनी हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन सीखी हुई स्किल हमेशा साथ रहेगी। इसलिए जेनजी सिर्फ जॉब करने वाली पीढ़ी नहीं है, बल्कि सीखने वाली पीढ़ी है। यही वजह है कि नौकरी मिलने के बाद भी जेनजी शांत नहीं बैठती है। ऑफिस के बाद ऑनलाइन कोर्स चलते हैं, वीकेंड पर सर्टिफिकेशन कोर्सेज चलते हैं और साथ साथ साइड प्रोजेक्ट्स भी चलते रहते हैं। और ये सब जेनजी की रोजमर्रा की जिंदगी का अब हिस्सा बन चुके हैं। उनके लिए सीखना रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आज की दुनिया में वही टिकेगा जो खुद को अपडेट रखेगा।
जेंजी को पहचान चाहिए, लेकिन खाली तारीफ नहीं। करीब 80% युवा कहते हैं कि उन्हें असली पहचान तब महसूस होती है जब उन्हें आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। नई जिम्मेदारी, नई स्किल, नए एक्सपोजर, यही उनकी असली तारीफ है। पैसे को लेकर भी जेंजी का नजरिया काफी संतुलित है। उनके लिए पैसा लक्ष्य नहीं बल्कि साधन है। वो पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि जिंदगी में आजादी हो, कभी ट्रैवल कर सके, कभी ब्रेक ले सके और अपने फैसले खुद ले सके। और यही वजह है कि जेंजी एक ही कंपनी में सालों तक टिके रहने को मजबूरी नहीं मानती। अगर सीख रुक जाए, ग्रोथ थम जाए या मानसिक शांति खत्म होने लगे तो वो आगे बढ़ने का फैसला लेने से नहीं डरती। ये नकारात्मक सोच नहीं है बल्कि अपने भविष्य को लेकर साफ नजरिया है जो जेंजी में आजकल देखने को मिल रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो जेंजी काम को नकार भी नहीं रही है, वो काम के मायने बदल रही है। और ये पीढ़ी ऐसे वर्क प्लेसेस चाहती है जहां महत्वाकांक्षा और इंसानियत साथ साथ चले, जहां टेक्नोलॉजी हो लेकिन संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, जहां करियर ग्रोथ हो लेकिन मानसिक सुकून की कीमत पर नहीं। 2030 तक जेंजी वैश्विक वर्कफोर्स का लगभग 1/3 हिस्सा होगी। तो कंपनीज को भी खुद को बदलना होगा, क्योंकि आज की जेंजी साफ कह रही है हमें जॉब भी चाहिए, करियर भी चाहिए, लेकिन उसके साथ जिंदगी का बैलेंस और मानसिक शांति भी चाहिए। और शायद यही सोच आने वाले वक्त के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाली है। इसका मतलब साफ है, आने वाला वर्क कल्चर जेंजी की सोच से प्रभावित होगा। और शायद यही वजह है कि जेंजी सिर्फ एक पीढ़ी नहीं है बल्कि वर्क कल्चर में बदलाव की शुरुआत लाने वाली है।